एक ऐसा स्टॉक जो एक समय पर 300 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर ये गिरते गिरते एकदम से गायब हो गया। लेकिन अब कुछ बड़ा पकड़ा है। 2010 के आसपास ये कंपनी स्टील सेक्टर का एक राइजिंग स्टार थी। इन्वेस्टर इसमें लाइन लगा के खरीदारी कर रहे थे, लेकिन फिर डेट बढ़ा, बिजनेस कमजोर हुआ और फिर स्टॉक क्रैश कर गया। लोगों ने इसे डेड मान लिया था, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने चुपचाप बिना किसी को इन्फॉर्म किए अपने डेट को लगातार कम करना स्टार्ट किया है। अपने ऑपरेशन सुधारे और स्टील की डिमांड भी बढ़ी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ इंडिया का इंफ्रा बूम। तो ये कहानी है जय बालाजी इंडस्ट्रीज की, जो पिग आयरन, स्टील्स और फेरो एलॉयज बनाती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन। जब रोड्स, बिल्डिंग या रेलवेज बनते हैं तो इनडायरेक्टली इस कंपनी को फायदा होता है। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में, डे 11 जय बालाजी इंडस्ट्रीज। तो देखिए, कंपनी की शुरुआत 1999 में हुई थी और ये कंपनी आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब इनकी बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं। अब ये ईस्टर्न इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील के मैन्युफैक्चरर है और ये अपने कई सारे प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डक्टाइल आयरन पाइप्स और फेरो एलॉयज भी शामिल है। कंपनी को 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है और ये 40 से ज्यादा कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करती है, मतलब एक्सपोर्ट करती है। अब जो कंपनी का कोर प्रोडक्ट है वो डक्टाइल आयरन पाइप्स और स्पेशलाइज्ड फेरो एलॉयज है। ये कंपनी के जो कोर प्रोडक्ट्स है। कंपनी के और भी अदर स्टील प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें स्पंज आयरन है, पिग आयरन है, स्टील बायलेट्स है, टीएमटी बार्स है, फेरो सिलिकॉन है, कोक है, पावर है। ऐसे कई सारे इनके पास स्टील प्रोडक्ट्स भी हैं जो ये मार्केट में सप्लाई करते हैं और साथ में इसके एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट वाइड रेवेन्यू देखें तो डक्टाइल आयरन पाइप से 27% का रेवेन्यू ये जनरेट किए थे FY24 में, फेरो एलॉयज से 20%, स्टील बार से 18%, पिग आयरन से 9%, स्पंज आयरन से 7%, बायलेट्स एमएस इंगट से 5% और बाकी अलग जो इनके और सारे प्रोडक्ट्स हैं वहां से इन्होंने ऑलमोस्ट 14% का रेवेन्यू जनरेट किया था FY24 में। अब इनका हम लोग जियोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो डोमेस्टिक मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये 91% का रेवेन्यू जो ये जनरेट करते हैं, एक्सपोर्ट से ये 9% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और जो कंपनी है वो उनका जो फेरो एलॉयज है वो ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा कंट्रीज में ये डिलीवर करते हैं और इनको 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस भी मिला हुआ है बाकी सारी कंट्रीज से। ठीक है, कंपनी की जो है 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में, जो कि इनको लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बनाती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के, जिसमें डीआई पाइप्स और स्पेशलाइज्ड फेरो एलॉयज हैं। इसके ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ईस्टर्न इंडिया के। इनके जो चारों यूनिट है वो देखते हैं कहां पे और उनकी क्या कैपेसिटी है और प्रोडक्ट्स वो कौन कौन से बनाते हैं। तो इनका जो यूनिट 1 है वो बख्तार नगर में, जहां पे ये फेरो एलॉयज, स्पंज आयरन और पावर के जो प्रोडक्ट्स है वो बनाते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो 30,118 मैट्रिक टन है फेरो बनाने की और 1,05,000 मैट्रिक टन है स्पंज बनाने की और 18.3 मेगावाट पावर की है। साथ में यूनिट 2 जो इनका है राजबंद में है, वहां पे क्या बनता है, वहां पिग आयरन बनता है, डीआई पाइप्स बनती है, सेंटर बनता है, स्पेशलाइज्ड फेरो एलॉयज बनते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है 5,49,500 मैट्रिक टन पिग आयरन बनाने की है, 5,04,000 मैट्रिक टन डीआई पाइप्स बनाने की है, 9,08,000 मैट्रिक टन सेंटर बनाने की है और 36,000 मैट्रिक टन फेरो एलॉयज बनाने की है। इसके साथ में यूनिट 3 इनका जो राजबंद में उस वहां पे भी स्पंज, बायलेट्स, टीएमटी, कोक, पावर, स्पेशलाइज्ड फेरो एलॉयज ये सब बनाते हैं और उसकी कैपेसिटी भी यहाँ दी गई है। और यूनिट 4 जो है वो छत्तीसगढ़ में है, जहां पर स्पंज, बिलेट्स और पावर के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसकी कैपेसिटी भी यहाँ पर दी गई है। अब ये कंपनी क्या कर रही है, अपने लगातार कैपेक्स कर रही है, अपने जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ा रही है। देखिए, कंपनी ने 1000 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है, जिसमें से 822 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड करने के लिए, मतलब अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जिससे ये और ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को बेच पाए और इनका जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाए, क्योंकि कंपनी लगातार अपने ऑपरेशन में सुधार भी कर रही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। ठीक है, तो ये जो है ये डीआई पाइप की कैपेसिटी 6 लाख टन पर एनएम तक पहुंचाना चाहते हैं FY26 तक और फेरो एलॉयज की जो कैपेसिटी वो 1,90,000 टन पर एनएम पहुंचाना चाहते हैं बाई Q1 FY27, मतलब 2027 के पहले क्वार्टर तक ये कैपेसिटी ये इंक्रीज करना चाहते हैं, वहां तक अचीव करना चाहते हैं। और इन्होंने अपना ब्लास्ट फर्नेस की जो कैपेसिटी वो ऑलरेडी इंक्रीज कर लिया, 6,30,000 से 7,50,000 टन पर एनएम तक इन्होंने पहुंचा दिया। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, जहां पे ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं, एक टाइप का ये टावर होता है। साथ में कंपनी अच्छी को नजर आ रही है और आज के दिन हमने इसको अपने लिस्ट में क्यों ऐड किया है, तो सबसे बड़ा रीजन है इन्होंने अपना जो डेट है वो रिस्ट्रक्चर किया है। मतलब कंपनी जो है लगातार अपने डेट को कम कर रही है। इनका जो एडलवाइस एआरसी से जो रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा था वो भी कंप्लीट हो चुका है और इन्होंने जो अपना डेट है वो 3,070 करोड़ से रिड्यूस करके 560 करोड़ तक पहुंचा दिया FY25 में। मतलब कंपनी लगातार अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। अब जब कंपनी का डेट रिड्यूस होता है तो कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंट आता है, साथ में कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने के नए नए सोर्सेज ढूंढती है, जैसे ये अपना एक्सपांशन कर रहे हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये कंपनी इसलिए वजह से बहुत ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, मतलब एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है। साथ में देखिए कंपनी का ग्रोथ प्लान क्या है FY26 में, तो कंपनी का जो टारगेट है वो 25 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ का है और 16 से 17% एबिटा मार्जिन इंक्रीज करने का बाय एंड ऑफ FY26। मतलब इस साल के अंत तक ये 25 से 30% अपने रेवेन्यू में ग्रोथ देख रहे हैं। ठीक है, और 16 से 17% ये एबिटा मार्जिन में भी इंक्रीमेंट देख रहे हैं, जो अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए, मतलब एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी। कंपनी यहां से टर्न अराउंड जरूर लेगी अगर ये
जो नंबर्स इन्होंने दिए ये अचीव करते हैं तो ठीक है। तो आइए चलते हैं कंपनी के जो फंडामेंटल्स वो भी देखते हैं, तो थोड़ा सा पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 6572 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस इनकी 72 के आसपास चल रही है। हाई इसने 139 का लगाया और लो 53 का लगाया, मतलब लो के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी जो 22.4 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 22.2 का ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम पे ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी 0.21 पे आ गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, हमने ऑलरेडी देखा। टोटल डेट 459 करोड़ का है, तो कंपनी लगातार अपने डेट को रिड्यूस भी कर रही है। एबिटा मार्जिन 11.9 का है, जो ये इंक्रीज करने वाले लगभग 18% से, ठीक है। अब इनका जो ओपीएम मार्जिन 9.02% का, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में 9 रुपए इनका प्रॉफिट होगा। बाकी जहां प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो -66.3% की, ये थोड़ा सा निराशाजनक है और चिंताजनक है। और सेल्स ग्रोथ जो है -13.1% की, ये भी बहुत ही कम है, बहुत कम क्या निगेटिव में है। यहाँ जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो भी अच्छा दिख रहा है, 22.4 का है। और इनका जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर में वो 293 करोड़ का था, जो कि अच्छी चीज है। साथ में यहाँ पे इनके कंपनी के कॉन्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी लगातार प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, लेकिन ये कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। और प्रमोटर्स ने अपने 31.1% जो अपनी होल्डिंग्स है उसको प्लेज किया हुआ, मतलब गिरवी रखा हुआ है, क्योंकि ये लगातार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, वहां से डेट अपना पे कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी चीजें हमें यहाँ पे दिख रही है। अब इनका जो है हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स ने जून 23 में 58.73% इन्वेस्टेड थे, फिर उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी और कंटिन्यू बढ़ाई, 64.84% पे आ गए और कंटिन्यू अभी 64.84% पे ही है। वहीं एफआईज ने 3.7 से 3% कर लिया, मतलब 0.7% अपनी हिस्सेदारी बेची है। और डीआई ने 0.12% से 0.11% की, मतलब 0.1% अपनी हिस्सेदारी बेची है। वहीं जो पब्लिक है उसने 32.04% कर लिया, 31.34% है, मतलब कुछ पब्लिक इसमें इन्वेस्टेड। टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो है 48,105 है। तो ओवरऑल जो कंपनी है वो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें नोटिस करने जैसी हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये वही टाइम है जब एक डेड स्टॉक मल्टीबैगर बनने की राह पे चल पड़ा है? देखिए एकदम सिंपल सी बात है, कंपनी ने अपना डेट रिडक्शन जो है वो काफी ज्यादा कम किया है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। साथ में स्टील की डिमांड इस समय काफी तेजी से बढ़ी है और इंफ्रा बूम जो है उसकी वजह से इनको सपोर्ट भी मिल रहा है। और अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से चला, सपोर्टिव रहा, तो हाँ यहाँ से ये टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है। लेकिन इस कंपनी में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्टील सेक्टर जो वो एक साइक्लिक सेक्टर है, बूम के बाद एक बस्ट भी आता है, और जो कंपनी का बैक रिकॉर्ड रहा है वो एक चिंताजनक निराशाजनक हो सकता है। कंपनी में अचानक गिरावट भी आ सकती है। मतलब एक चीज यहाँ से साफ हो जाती है कि ये सेफ कंपनी बिल्कुल नहीं है, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है। लेकिन अगर ये टर्न अराउंड स्टोरी सफल होती है तो यहाँ से हमें मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं अगर यहाँ साइकिल उल्टा पड़ा तो हमें वही सेम कहानी देखने को यहाँ मिलेगी। तो आप क्या सोचते हो इस कंपनी के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। कल फिर मिलते हैं डे 12 में।